क्लास 10th साइंस में लेसन 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम कर रहे हैं, जिसके 2 पार्ट्स में डाल चुका हूँ वीडियोस, है ना। जिसमें पहले पार्ट में हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स को नॉर्मली समझा था, एसिड बेसिस को सॉल्ट अभी नहीं पढ़ा है। और सेकेंड पार्ट में हमने एसिड और बेसिस की रिएक्शंस को देखा था, सारे एलिमेंट्स के साथ, मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। आज एक थर्ड पार्ट हम लेके आए हैं जिसके अंदर बाकी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ पर लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था। क्या? वॉट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब ये है कि सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, हम ये देखने वाले हैं। इन सेक्शन 2.1 इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं, वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब सारे एसिड्स की लगभग एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सारे एलिमेंट मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। What leads to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. हमने क्या पढ़ रखा है कि सारे एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। इसका मतलब क्या है कि सारे जो एसिड्स होते हैं उनके अंदर क्या कॉमन है? उनके अंदर हाइड्रोजन कॉमन होता है। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है स्टूडेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन ये हमेशा बनता है कि हर एसिड में क्या कॉमन है, तो हम हमेशा लिखते हैं H पॉजिटिव आयन। कभी कभी हाइड्रोजन ऑप्शन हो तो हाइड्रोजन लिखोगे, नहीं तो आप ये लिखते हैं H प्लस आयन इस कॉमन। इसको पढ़ते हैं H पॉजिटिव आयन। क्या पढ़ा जाता है स्टूडेंट? इसको पढ़ते हैं H पॉजिटिव आयन। ये 1 मार्क में आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, हम देख लेते हैं एक्टिविटी क्या बोलना चाह रही है हमसे। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। ठीक है। कनेक्ट द nails to the 2 terminal of 6 volt battery through a bulb and switch as shown in the figure 2.3। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, हम इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ पर 100 ml सॉल्यूशन है डाइल्यूट HCl का, है ना। और एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमने 2 रॉड्स इसमें लगाई हैं और उन दोनों रॉड्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं? इस मेथड को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होती है जिसके अंदर हम किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। हमने लेसन फर्स्ट में भी पढ़ा था, जहाँ हमने हाइड्रोजन और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, जहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid। ये काम हमको HCl के साथ करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करना है, ठीक है। अगर ये काम हम लोग करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम ये देखेंगे कि एक तो इसके अंदर जो बल्ब लगा है वो ग्लो करेगा। ग्लो क्यों करेगा? क्योंकि ये जो HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये इसके कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? इनके कंडक्टर होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आयंस होते हैं। आयन मतलब जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको H पॉजिटिव आयन जो होते हैं, है ना। तो इस टाइप के आयन प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, तभी उसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही सॉल्यूशन काम ग्लूकोज या एल्कोहल के साथ करेंगे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे जो केमिकल्स होते हैं इनके अंदर आयंस की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर आयन नहीं होते, इनके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो आयंस या फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। और जब तक आपके सॉल्यूशन में आयन नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इससे क्या समझ में आता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है
H12O6, इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। एल्कोहल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH, मतलब इसके अंदर भी हाइड्रोजन होता है। HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनके अंदर तो पहले ही बता चुका हूँ मैं हाइड्रोजन है। तो इससे समझ में आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर H मतलब हाइड्रोजन वाली चीज़ एसिड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जिसके अंदर हाइड्रोजन हो वो एसिड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, क्या है, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हर हाइड्रोजन वाली चीज़ क्या हो, हर हाइड्रोजन वाला केमिकल एसिड हो, ये कंपलसरी नहीं है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन दिया है, द बल्ब विल ग्लो या स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। जब एसिड होगा HCl या H2SO4 तो बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब ग्लो होने का मतलब है कि सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एंड द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आयंस होते हैं तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो एसिड कंटेन्स H पॉजिटिव आयन, एसिड के अंदर क्या होता है, H प्लस या H पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है, एज कैटायन। एंड एनायन सच एज Cl, जैसे कि बहुत सारे एनायन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या होता है, HCl में हाइड्रोजन प्लस का होता है, तो Cl कैसा होता है, Cl होता है माइनस का, H होता है प्लस का, ठीक है। जैसे HNO3 है, HNO3 जो होता है हमारा, हम एक पेज ले लेते हैं स्टूडेंट, तो उसमें बता देता हूँ आपको मैं। जो HNO3 है, HNO3 में क्या होता है, एक होता है H पॉजिटिव, और ये जो NO3 होता है ये माइनस का आयन होता है, NO3 माइनस, ठीक है। H2SO4 में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 में क्या होगा, H प्लस होंगे, H2 है मतलब 2H प्लस होंगे, पर आयन तो H प्लस ही होंगे, और साथ ही ये सल्फेट आयन होगा, SO4 2 माइनस, ठीक है। इसी प्रकार इसको एसिटेट आयन कहते हैं, जो होता है एसिटिक एसिड में CH3COO माइनस आयन, ठीक है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस इन सॉल्यूशन। लेकिन कब देता है ये H प्लस आयन तभी देता है स्टूडेंट जब वो सॉल्यूशन स्टेट में होता है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब जब उसको वाटर के अंदर मिला देते हैं, ठीक है, तो वो अपना H प्लस आयन देता है। ऐसे नॉर्मली H प्लस आयन रिलीज नहीं करते हैं। H प्लस आयन कब देता है, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और यही H प्लस आयन ही इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज। एल्कलीज मतलब एल्कलीज जनरली हम बेसिस के लिए ट्राई करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलीज हम जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जो ग्रुप नंबर 1 है उसके जो बेस होते हैं उनको एल्कली कहते हैं। बेसिस जो होते हैं उनके फॉर्मूले आपको मैं बताता हूँ, नॉर्मल बेसिस के फॉर्मूले कैसे होते हैं। बेसिस जनरली ऐसे होते हैं NaOH, जिसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि बेस जो होते हैं, बेस के पास एक आयन होता है जिसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। OH माइनस आयन होता है बेसिस के पास। बेसिस के पास कौन से आयन होते हैं स्टूडेंट, OH माइनस आयन होते हैं, जिनको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रो ऑक्साइड। OH माइनस को कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये होता है बेसिस में। एसिड्स में H प्लस और बेसिस में होता है OH माइनस आयन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसके आगे की ओर मूव करते हैं। क्या लिखा है हमारी एक्टिविटी में, ये हम देखते हैं। एक्टिविटी कह रही है हमसे, सो स्टूडेंट एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। हमको 1 ग्राम NaCl लेना है इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर 2.4। हमको इस टाइप से एक ऑपरेटर्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन मिलाया है, यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया और एक डिलीवरी ट्यूब है गैसेस निकलने के लिए। किसके लिए? गैसेस रिलीज होने के लिए। चलिए, ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। आप इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब। क्या ऐसा होगा कि कोई गैस निकलेगी? स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई गैस निकलेगी, क्योंकि HCl NaCl से रिएक्ट करेगा तो कोई गैस यहाँ से रिलीज नहीं होगी, क्योंकि HCl के जो आयन्स हैं वो आयन कब निकलते हैं, जब वो वाटर के साथ मिलता है। HCl के अंदर से H+ आयन तभी निकलते हैं जब वो सॉल्यूशन स्टेट में आता है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। आगे चलते हैं। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। इन्होंने एक्टिविटी को पूरा नहीं दिया है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें वाटर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं हम, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर भी मिलाते हैं। जब आप इसके अंदर वाटर मिलाएंगे तो इसके अंदर से कोई ना कोई गैस निकलेगी, क्योंकि जब आप वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन के आयन इसमें से निकलते हैं, जो हाइड्रोजन बन सकते हैं या हाइड्रोजन गैस बन सकते हैं, या क्लोरीन गैस भी यहाँ से निकल सकती है। जो Cl के साथ आई है वो क्लोरीन गैस भी यहाँ से निकल सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आता है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब सिंपल सी बात है कि जब तक किसी एसिड को वाटर नहीं मिलता है उसके आयन्स नहीं निकलते हैं। उसके आयन तभी निकलेंगे जब वहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, जब वहाँ पर H+ आयन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। जब H+ आयन प्रेजेंट होता है तो ही कोई ना कोई गैस निकलती है। जब देखिए, जब H+ आयन निकलेंगे तो यहाँ पर Cl आयन फ्री हो जाएंगे। ये Cl आयन क्लोरीन गैस बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये तब निकलेंगे जब HCl अकेला नहीं हो। HCl के साथ क्या प्रेजेंट हो, HCl के साथ वाटर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, जब HCl के साथ वाटर होगा तभी इसमें से Cl आयन बाहर जाएंगे। ठीक है, तो HCl प्लस H2SO4 यानी ये वाटर है, वाटर में हमने HCl मिलाया तो यहाँ से 2 आयन निकलेंगे H और Cl के। जो H के आयन है वो वाटर के साथ मिल जाते हैं। देखो, वाटर होता है हमारा H2O, इसको एक और H मिला तो ये बन गया H3। क्या बन गया? H3O। H2O था, ये वाला H इसको मिल गया तो H3O। जब एक H आया तो वो H अकेला नहीं आता है, अपने साथ प्लस का चार्ज लेके आता है। कैसा आता है स्टूडेंट? H+ आता है, तो वो बन जाता है H3O पॉजिटिव। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये क्या होता है हमारा? हाइड्रोनियम आयन होता है, और यहाँ से Cl- आयन निकलते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ ही निकलते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन। मतलब H+ एक्वस लिखेंगे उनको, कभी भी H+ अकेला नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H+ एक्वस, मतलब वो हमेशा सॉल्यूशन में रहते हैं। या H3O+ लिखते हैं, मतलब वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, H3O कैसे बना कि ये जो H2O था उसके पास H+ आयन आया, ये H+ जब इससे मिला तो ये बन गया H3। H2 थे, एक H और मिला, H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि एसिड के अंदर से क्या निकलता है, या तो H+ एक्वस निकलता है, आयन क्या कहेंगे? H+ एक्वस। आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेंगे कि H+ निकलता है या H+ एक्वस, तो ज़्यादा सही आंसर कौन सा रहेगा? ज़्यादा सही आंसर H+ एक्वस रहेगा।
ठीक है, या H3O पॉजिटिव भी, इन दोनों का सेम मतलब है, H3O पॉजिटिव। ठीक है, बेसिस में क्या होता है स्टूडेंट, जब NaOH एक बेस है उसको वाटर में मिलाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन रिलीज होते हैं, Na प्लस एंड OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। पेज टर्न करते हैं हम लोग। सो KOH हमारा एक और बेस है अनादर, जब वाटर में मिलाते हैं तो K का K प्लस बन जाता है पॉजिटिव, और OH जो है वो बन जाता है OH माइनस एक्वस। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या है, बेस है, जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो आयन बनता है Mg2 प्लस और 2OH माइनस, मतलब हर बार आप देख रहे हो OH माइनस एक्वस, OH माइनस एक्वस आयन निकल रहा है। एक्वस मतलब ये सिर्फ सॉल्यूशन में ही निकलते हैं स्टूडेंट, कहाँ निकलते हैं, जब हम इनको वाटर में मिलाते हैं तो ही ये आयन निकलते हैं। तो बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, बेसिस में से क्या निकलता है, OH माइनस आयन निकलता है जब उनको वाटर के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, बेसिस विच आर इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलीज, ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होकर हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज भी कहते हैं। तो आपको एल्कलीज के लिए क्या क्वेश्चन आएगा, वाटर डिसॉल्वेबल बेसिस, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एल्कलीज। डू यू नो, एक बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन दी है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो सारे बेस होते हैं वो पानी के अंदर नहीं डिसॉल्व होते हैं। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, एल्कली उसको कहते हैं ऐसा बेस, अ बेस विच इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, ऐसा बेस जो वाटर में या पानी में घुल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, दे आर सोपी टू टच, वो थोड़े चिपचिपे से होते हैं, बिटर मतलब कड़वे भी होते हैं, एंड करोजिव, करोजिव मतलब नुकसानदायक भी होते हैं, जैसे कि एसिड करोजिव होता है वैसे ये भी करोजिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मेक कॉज हार्म, वो हमको क्या कर सकते हैं, हमको हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। विच ऑफ द बेसिस इन द टेबल 2.1 आर एल्कलीज, अब आपके सामने कोई टेबल दी होगी 2.1 में, देखते हैं कहाँ लिखी है, पीछे दी थी शायद, बहुत 2 पेज पीछे दी हुई है। सो स्टूडेंट हमने यहाँ क्या देख लिया है, हमने देख लिया है एसिड क्या जनरेट करते हैं, H प्लस आयन, और बेसिस जनरेट करते हैं OH माइनस आयन। तो अब हम फिर से चलते हैं, हमारी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि जब एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो वाटर क्यों बनता है, क्योंकि एसिड देते हैं H प्लस, एसिड क्या देते हैं हमको, H प्लस देते हैं, और बेसिस में से क्या निकलता है, OH माइनस, ये H प्लस देते हैं, ये OH माइनस देते हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे बन जाता है H2O। इसलिए हमेशा एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उसमें से क्या बनता है, एक सॉल्ट और वाटर बनता है। ये यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला बना के सिखाया है कि HX, एसिड को हम क्या कह सकते हैं, HX कह सकते हैं, क्योंकि एसिड में क्या होगा, H तो होगा ही, और बेसिस के अंदर हमने मान लिया MOH, क्योंकि बेसिड के अंदर OH होगा, OH के अलावा जो भी उसको M नाम दे दिया। तो ये H और OH रिएक्ट करके HOH यानी वाटर बनाते हैं, और ये MX क्या बनता है, एक सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्ट। इसीलिए आपने देखा होगा कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमेशा उसके अंदर क्या बनता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस। हमें क्या करना चाहिए, एसिड में बेस को मिलाएं या बेस में एसिड को, है ना, ये ध्यान रखें स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, मतलब जब भी आप किसी एसिड में बेस मिलाते हैं, सॉरी एसिड में वाटर मिलाते हैं, या वाटर में एसिड मिलाते हैं, और बेस में वाटर मिलाते हैं, या वाटर में बेस मिलाते हैं, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमने लेसन 1 में पढ़ी, जिसके अंदर एनर्जी निकलती है या हीट निकलती है, कभी कभी हीट भी निकल सकती है और एनर्जी भी। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड ऑल
सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, मतलब जब भी कोई कंसनट्रेटेड एसिड को आप, कंसनट्रेटेड मतलब बहुत हार्ड एसिड होता है स्टूडेंट, जिसके अंदर पानी भी नहीं मिला होता है, अगर उस कंसनट्रेटेड एसिड में अगर आप वाटर मिला रहे हो तो हमें ध्यान रखना होता है द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, मतलब हमेशा एसिड को वाटर में मिलाना चाहिए, और कांस्टेंट स्टीयरिंग मतलब उसे थोड़ा सा किसी चम्मच से या किसी भी चीज़ से या किसी भी ऐसे वैल्यू से हिलाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश, मतलब जब आप ऐसा करते हैं कि अगर वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से क्या हो सकता है स्टूडेंट कि जो एसिड है वो ऊपर उछल सकता है ना, स्प्लैश कर सकता है, मतलब ऊपर उछल सकता है, स्प्लैश आउट, और जब वो ऊपर निकलेगा अगर आपके कंटेनर में से निकल के आपके हैंड्स पर जा सकता है, आपकी बॉडी पर जा सकता है, तो कॉज बर्निंग, वो क्या कर सकता है, आपकी बॉडी को जला सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, जिस ग्लास के कंटेनर में जैसे बीकर में या किसी टेस्ट ट्यूब में आपने अगर लिया है तो वो उसको भी ब्रेक कर सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, मतलब एकदम बहुत गर्मी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी हीटिंग हो जाती है स्टूडेंट, जिससे क्या होता है, जिससे वो सब्सटेंस जिसके अंदर आपने उसको लिया है एसिड को और वाटर को, वो टूट सकता है, क्योंकि कांच के ऑब्जेक्ट को अगर थोड़ा सा हीट ज़्यादा मिलेगी तो वो ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए एसिड को वाटर में नहीं मिलाते हैं, सॉरी एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वाटर को एसिड में कभी नहीं मिलाते हैं, ठीक है। हमेशा जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की केन होती है, केन मतलब जिसके अंदर उसको रखा जाता है, उस पर एक वार्निंग साइन दिया होता है स्टूडेंट, क्या दिया होता है, वार्निंग साइन, ये देखिए ऐसा वार्निंग साइन दिया होता है, ठीक है। क्या दिख रहा है कि आपके हाथ जल सकते हैं इसमें से, जैसे अगर आपको बूंदे डालोगे तो आपके हैंड्स में से धुआं जैसा दिख रहा है ना, कि आपकी बॉडी जल सकती है। कोई सब्सटेंस किसी मेटल के ऊपर भी आपने डाल दिया किसी भी मटेरियल पर तो वो भी बर्न हो सकता है ना, इसमें से भी धुआं निकल सकता है, ठीक है। Mix an acid or base with water result in decrease in concentration of ion per unit volume. Such a process is called the dilution and the acid or bases is said to be diluted. मतलब जब भी आप किसी एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं या एसिड को वाटर में मिलाते हैं या किसी बेस को, तो क्या होता है, जितना ज़्यादा वाटर होता है वो बॉडी उतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड होती है, मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आयन कम होते जाते हैं। हाइड्रोजन के आयन जितना ज़्यादा वाटर मिलाएंगे उतना ज़्यादा हाइड्रोजन के आयन कम हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और जो वहाँ पर एसिड बनता है, आपने बहुत सारी रिएक्शन में देखा होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट का मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर बहुत सारा वाटर हो, ठीक है, या डाइल्यूट बेस मतलब जिसके अंदर बहुत सारा आपने वाटर मिला दिया है, वो आपका हो जाता है डाइल्यूटेड, ठीक है। यहाँ पर ये कंसंट्रेशन की बात समझ में आई आपको। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि देखिए H+ आयन होते किसके हैं, H+ आयन जो होते हैं वो एसिड में से निकलते हैं। अब आप बहुत सारा वाटर मिला दोगे तो H+ तो उतने ही रहेंगे स्टूडेंट, H+ की वैल्यू ज़्यादा नहीं होना है, H+ उतने ही रहेंगे जितने एसिड के अंदर है। लेकिन अगर वाटर ज़्यादा मिला दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। कंसंट्रेशन मतलब होता है कि कितने लीटर वाटर में या कितने ml वाटर में कितना एसिड मिलाया है। जितना ज़्यादा वाटर लोगे कंसंट्रेशन उतना ही आपका डिक्रीज हो जाता है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, उस पर डिपेंडेंट है। पहला क्वेश्चन जो हमने एक्टिविटी में पढ़ा था, क्वेश्चन है HCl HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल ग्लूकोज क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि HCl और HNO3 में क्या होते हैं, दे हैविंग H+ आयन एंड ग्लूकोज एंड एल्कोहल डजंट हैव, उनके पास ये आयंस नहीं होते हैं, दैट इज वाई दे शो एसिडिक कैरेक्टर।
फिर ये क्वेश्चन आ गया, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों करता है? बिकॉज इट इज हैविंग आयंस इन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेनिंग आयंस। इसका सिर्फ छोटा सा आंसर होगा कि एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंटेन्स आयन। मैं आपको बुक में इसका टिक करवा देता हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करेंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ आयन, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं? आयन प्रेजेंट होते हैं। इन आयंस की वजह से क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इन सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ऐसा क्यों होता है? रीजन सिर्फ सिंपल स्टूडेंट कि ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन आयंस, या ये कह लो कि ड्राई HCl गैस कोई एसिड नहीं होता है। वो एसिड तभी बनती है HCl गैस जब वो वाटर में डिजॉल्व होती है। सो क्या रीज़न होगा? HCl गैस डज नॉट चेंज कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज़ नो आयन। जब वो गैसेज स्टेट में होती है उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट एसिड टिल इट इज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जब तक इसको वाटर में डिजॉल्व नहीं करते हैं ये एसिड नहीं कहलाती है। ठीक है, तो ये आंसर भी आपके लिए अच्छा था कि HCl गैस चेंज क्यों नहीं करते कलर ऑफ लिटमस पेपर। While diluting an acid, why is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही दिया था स्टूडेंट लास्ट टाइम यहाँ पर, है ना। The acid must always be added slowly to the water with constant stirring. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. तो ये आपका आंसर हो गया है कि अगर आप वाटर को एसिड में मिलाएंगे तो वो स्प्लैश आउट हो सकता है ना, और किसी की स्किन पर या दूसरी चीज़ों पर इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कि इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश। जो हीट जनरेट होती है इससे क्या हो सकता है? वो जो मिक्सचर है वो उछल सकता है, स्प्लैश हो सकता है। ठीक है, एंड कॉज बर्न। ठीक है, ये था हमारा आंसर नंबर 4। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? क्या देखा हमने, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो H3O+ आयन कम होते जाते हैं, तो डिक्रीजेस। हाउ इज, तो मतलब क्या आएगा कि हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। सिर्फ इतना सा आंसर होगा कि हमने क्या था, हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। जब एसिड के अंदर पानी मिलाया जाता है तो उसे डाइल्यूट करना कहते हैं। जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कम होना मतलब हाइड्रोनियम आयन तो उतने ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए कंसंट्रेशन क्या होता है उसका डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज होता है। ये तो आप लिख ही लोगे अब। How is the concentration of hydroxide ion affected when base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? So class सिंपली है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और कुछ बेस मिलाओगे तो OH आयन धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पहले से है ना, मतलब पहले से उसके अंदर OH आयन है। आप और बेस मिलाओगे तो और OH आ जाएगा, इसका मतलब OH आयन बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, बस इसके बाद एक वर्ड जोड़ना है आपको, इंक्रीजेस। तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपको बताए हैं। आगे हम चलते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये भी समझ लेते हैं। वी नो दैट एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। मतलब हमने देख लिया है कि एसिड और बेस के कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि फिनोक्तलीन, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, है ना। कुछ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर भी हमने देख लिए हैं।
तो ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बताते हैं हमको किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। वी हैव ऑल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। हमने लास्ट सेक्शन में भी क्या पढ़ के आए हैं, डाइल्यूट करना क्या होता है ना, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ OH और H प्लस आयन, और H प्लस आयन और OH आयन कैसे डाइल्यूट करने पर कम होते जाते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, क्या हम नंबर्स के फॉर्म में पता लगा सकते हैं कि कितने H प्लस आयन है या कितने OH माइनस आयन है, क्वांटिटी के फॉर्म में। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज, क्या हम जज कर सकते हैं कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम इसका यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कई प्रकार के इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, मतलब वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है स्टूडेंट, वो हर एक कंसंट्रेशन के लिए अलग अलग कलर देता है, हाइड्रोजन आयन के अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग डिफरेंट कलर देता है, इसलिए हमको एसिड के स्ट्रॉन्ग या वीक होने की कंडीशन पता चल जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो H प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन पर, कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है, कम है, बहुत कम है या बिल्कुल ही जीरो है, उस टाइप से हमको वैल्यूज़ देता है अलग अलग कलर शो करके। इसके लिए हमने एक स्केल बनाया है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल, मतलब हमने पीएच स्केल बनाया है जिससे हम किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को देखते हैं कि कितने हैं। pH scale has been developed. The P in pH stands for potenge in a German meaning power. P का मतलब होता है potenge, potenge मतलब power. On the pH scale we can measure pH generally from 0, जिसको कहते हैं very acidic, to 14 very alkaline, मतलब हमें एसिड और बेस दोनों को देख सकते हैं। इसमें कुछ नंबर्स होते हैं 0 से लेके 14 तक। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of solution, वो किसी solution के acidic और basic nature को बताता है। Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH, मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक पावर होगा pH उतना ही कम होता है स्टूडेंट। लोअर इज द वैल्यू ऑफ pH। हाइड्रोजन आयन स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलता है, जितने ज़्यादा H प्लस आयन होते हैं स्टूडेंट, मतलब हाइड्रोनियम आयन होते हैं, जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, और उतना ही उसका pH क्या होगा, लोअर इज द pH वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है, pH वैल्यू की वैल्यू 7 हो जाती है। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो ना बेस होते हैं ना एसिड होते हैं उनका pH 7 होता है, मतलब 7 इनका सेंटर पॉइंट हो गया। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल, इस पर जो 7 से नीचे वाली वैल्यूज होती हैं वो सब एसिडिक नेचर को शो करती हैं, रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH आयन कंसेंट्रेशन। तो 7 से 14 तक क्या माना जाता है कि ये बेसिक नेचर को शो करता है, यहाँ पर OH आयन्स के कारण होता है ये OH आयन का कंसेंट्रेशन। OH आयन का कंसेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH वैल्यू उतनी ही हायर होगी। ठीक है, कि सपोज यहाँ पर अगर 8 है और यहाँ पर 9 है, तो जिस सब्सटेंस का pH 8 होगा और जिस सब्सटेंस का pH 9 होगा, तो 9 के pH वाले सब्सटेंस के अंदर OH आयन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 8। उसके अंदर 8 वाले में pH 8 है, कम है, इसका मतलब उसके अंदर OH आयन स्मॉल क्वांटिटी में, और 9 में और ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा 10 वाले में और ज़्यादा OH आयन है, 11 में 10 से भी ज़्यादा OH आयन है, और 14 जो है सबसे ज़्यादा आयन 14 वाले में होते हैं। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। ठीक है, मतलब किसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेट विथ द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग pH, मतलब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेज आता है जिससे हम पावर्स को चेक करते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट, pH क्या है, एक टाइप से एक स्केल है या
कुछ वैल्यूज़ हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, कितना एसिडिक है, मोर है, लेस है। ठीक है, दो एसिड की पावर्स को कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का pH 4 है, किसी का pH 5 है, तो जिसका pH कम होता है वो ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, जिसका pH ज़्यादा होता है वो लेस एसिडिक होता है। बेस में उल्टा है, बेस में जितना हायर pH उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, 7 वैल्यू किसको शो करता है, न्यूट्रल को। यहाँ बहुत सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाएंगे स्टूडेंट, है ना। आपसे 7 pH पे वैल्यू पूछ लेंगे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। लेस देन 7 पे पूछ लेंगे, मोर देन 7 पे। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना है, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन जरूर आते हैं MCQs टाइप। चलिए स्टूडेंट, टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 2.2। इन सब चीज़ों का टेस्ट चेक करना है आपको और ये सब हमें भरना है। सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफ़ी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ कलर के फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, प्योर वाटर 7.4 ब्लड कलर। ठीक है, कलर धीरे धीरे देखिए कैसा होता जा रहा है, पर्पल की तरफ बढ़ता जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिनका 14 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका लगभग 10 होता है ना। ये सब कलर दिए हैं, 0 से 14 तक के कलर दिए हैं। आप इस इंडिकेटर के कलर को देख के एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की पावर को समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल रेड है तो कैसा होगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। रेड से ऑरेंज येलो की तरफ जाते जाते ग्रीन हो जाता है और ये पर्पल की ओर चला जाता है। हाँ स्टूडेंट, आगे चलते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ H+ आयन पे एंड OH- आयन पे। एसिड की H+ पे करती है और बेसिस की OH- पे करती है। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, हमने देखा कि अगर हम 1 मोल पर लीटर का कंसंट्रेशन ले, जिसको 1 मोलर कहते हैं, कि अगर 1 लीटर के सॉल्यूशन में अगर हमारे कंसंट्रेशन एसिडिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल है, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये दो जो एसिड है, एसिडिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अलग अलग अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देंगे। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग। जो ज्यादा H+ आयन देता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन, जिसके अंदर H+ आयन कम होते हैं, वो क्या कहलाता है, वीक एसिड होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड कौन हो सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन आएगा। द स्ट्रॉन्ग एसिड विच प्रोड्यूस मोर H+ आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, विच प्रोड्यूस मोर H+ आयन, और वीक एसिड क्या होता है, विच प्रोड्यूस लेस H+ आयन। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ बहुत जरूरी और काम की चीजें देख लेते हैं हम लोग। आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, क्या प्लांट और एनिमल भी pH के सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी का नॉर्मल pH होता है हमारे बॉडी में, बॉडी मतलब हमारे माउथ का और ये सब सलाइवा का, ये 7 से 7.8 तक होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, क्योंकि 7 से बड़ी वैल्यू बेसिक होती है, तो 7 से 7.8 होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH वैल्यू चेंज व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। जब रेन वाटर की pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन्स फ्लोज इनटू रिवर, जब वो नदियों में बहती है, इट लोअर्स द pH ऑफ रिवर वाटर, तो वो नदियों के पानी का भी pH कम कर देती है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। उस टाइप की नदियों में जानवरों को रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं ना, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनको दिक्कत होने लगती है। एक अच्छी सी बात यहाँ बताई गई है, डू यू नो में, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो वीनस है ना, हमारा प्लेनेट है अर्थ का,
मतलब अर्थ के अराउंड में जो प्लेनेट है, अर्थ का नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का, वो किससे मिलके बना है? वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के मिलके बना है। उसके आसपास एटमॉस्फेयर में, जैसे हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? तो क्या वहाँ पर लाइफ हो सकती है? व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? पीएच का भी एक, सॉइल का भी एक पीएच होता है स्टूडेंट। इसके हिसाब से जो साइंटिस्ट होते हैं वो दवाइयाँ बनाते हैं। हर जगह के पीएच की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं क्रॉप्स में डालने के लिए। प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below in activity 2.12. And also you can now note down which plant are growing in the region from which you have collected in the soil. और आप पता भी लगा सकते हैं कैसे soil में कैसा plant हमें लगाना चाहिए. Put about 2 grams of soil in a test tube and add 5 ml of water to it. Shake it contained in the test tube. Filter the content and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper. What can you conclude about the soil of pH for growth of plant in your region? क्या कर सकते हैं आप? 2 ग्राम सॉइल लें, 5 ml वाटर में अच्छे से शेक कर लें, ठीक है, फिर इसको छान लें, जिससे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। फिर कंटेंट को जो कलेक्ट किया है फिल्टर करें और एक टेस्ट ट्यूब में पीएच सॉल्यूशन की हेल्प से उसका पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से उसका पीएच फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो आप जब ये एक्टिविटी करें तो ज़रूर देखें कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर की है। pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। It help in the digestion of food without harming the stomach. ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और ना ही हमारे स्टमक या हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमको इनडाइजेशन हो जाता है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है। द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तो हमारा जो स्टमक होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड बना देता है। एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, जिससे हमको दर्द भी होता है, इरिटेशन भी होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, रिड यानी होता है छुटकारा। इस प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे? पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड या एंट एसिड, मतलब हम लोग कुछ, जब हमारे बॉडी में ज़्यादा एसिड हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रल करने की चीज़ें मिलाते हैं। एसिड को न्यूट्रल कौन करता है? बेसिस करते हैं। स्टूडेंट, हमने देखा एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो एसिड की पावर को ख़त्म कर देगा। तो हम क्या करते हैं? बेस का यूज़ करते हैं जो एक एंटी एसिड होता है। क्वेश्चन आ सकते हैं एंटी एसिड्स, तो बेसिस जो होते हैं वो एंटी एसिड्स होते हैं। One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These anti-acid neutralize the excess acid. ये क्या करता है? जो ज़्यादा एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। अब माइल्ड बेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वो भी हमें नुकसान कर सकता है। इसका नाम भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक साइंटिफिक नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑफन यूज फॉर द पर्पस। इसका यूज इसी पर्पस के लिए करते हैं, है ना, एक्सेस एसिड को रोकने के लिए। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज से हमारा टूथ डिके हो सकता है, हमारे दांतों में खराबी आ सकती है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने लग जाता है ना, तो हमारे टूथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं, वो डिके यानी कि खराब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, मतलब एक टाइप का बेस ही लग रहा है। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में सबसे कड़क चीज होती है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में भी नहीं घुलता है, बट इज करोड व्हेन द पीएच इन द माउथ बिलो 5.5। मतलब अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो ये क्या करता है, हमारे जो इनेमल होता है,
हमारे दांत जिससे बनता है उसको धीरे धीरे सड़ाने लगता है, करोड करने लगता है, करोजन करता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल। हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर जो शुगर होता है या जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको माउथ में जो बच जाते हैं उससे ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड हमारे माउथ में। आफ्टर ईटिंग द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। हमारे खाना खाने के बाद हमारे माउथ को अच्छे से हमें साफ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कुछ खाना बचेगा नहीं तो कुछ एसिड क्रिएट ही नहीं होगा और हमारे माउथ में दांत, हमारे जो टूथ हैं वो आसानी से अच्छे से रहेंगे। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। टूथपेस्ट का हम यूज़ करते हैं जो जनरली बेसिक होते हैं फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ब्रश करें। ब्रश करने से जो भी हमारा खाना हमारी बॉडी में या माउथ में रह जाता है वो निकल जाता है। और जो टूथपेस्ट होता है एक प्रकार का बेस होता है, तो वो भी एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करता है अगर बनता भी है तो। चलिए, पीएच का नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर सीन स्टंग बाय हनी बी। क्या आपको कभी हनी बी ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। उसके अंदर एक एसिड होता है, ठीक है। बी की जो स्टिंग है, मधुमक्खी की स्टिंग जो होती है, उसमें क्या होता है, एक एसिड होता है विच कॉजेज पेन और इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। आपने अगर आपको कभी कोई मधुमक्खी खा जाए तो आप क्या कीजिए, बेकिंग सोडा हमारे घरों में होता है जो एक प्रकार का बेस होता है, उसको धीरे धीरे वहाँ पर रब कीजिए, मलिए, तो क्या होगा, जो भी एसिड हमारी बॉडी में गया है वो इस बेस से न्यूट्रल हो जाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मीथेनोइक एसिड कॉजेज बर्निंग पेन। एक प्लांट होता है नेटल प्लांट, उसकी जो हेयर होते हैं, कांटे समझ लीजिए, उसके जो हेयर कह सकते हैं, उसके जो कांटे होते हैं उसके अंदर एक, जब भी कोई उसको तोड़ने आता है तो उनको वो हेयर लग जाते हैं और हेयर लगने से क्या होगा, उसकी बॉडी में मीथेनोइक एसिड चला जाता है और मीथेनोइक एसिड की वजह से बर्निंग पेन आता है, जलन सी महसूस होती है। तो ये पेड़ पौधे अपनी रक्षा ऐसे भी करते हैं और एनिमल भी, हनी बी भी कैसे रक्षा करती है अपनी, दोनों तरीके आपने देख लिए हैं। Nature provides neutralization option. Nettle is a herbaceous plant which grow in the wild. मतलब ये कैसा प्लांट है, जंगल में उगने वाला है। Its leaf have stinging hair, मतलब उसके अंदर थोड़े कांटेदार या बाल जैसे क्या होते हैं, पत्तियां होती हैं। Which cause painful stings when touched accidentally। अगर कोई उसको एक्सीडेंटली टच कर ले तो वो क्या कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस इज ड्यू टू मीथेनोइक एसिड, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है उन हेयर्स में, सीक्रेटेड बाय देम, जिसको वो कोई किसी को टच होने के बाद उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। एक डॉग प्लांट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस डॉग प्लांट को अगर हम डॉग प्लांट की पत्तियों को लेके अगर जिस जगह पर हमको हेयर लगे अगर वहाँ पर रब करें तो वो उसके पावर को न्यूट्रल कर देते हैं। विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, वो उसी के पास में या आसपास में लगता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। सो नेक्स्ट टाइम यू नो दैट वॉट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच एन नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। तो जंगल में जब भी ऐसा आपके साथ हो तो आप उसी के आसपास एक पौधा देखिएगा जिसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉग प्लांट कहते हैं, क्योंकि डॉग प्लांट बेसिक नेचर का होता है। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्टिंग्स। अगर आपको ऐसी कोई स्टिंग्स के बारे में पता हो तो जरूर बताएं। सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ नेचुरली मिलने वाले एसिड के बारे में बताया गया। विनेगर, ऑरेंज, टैमरिन, टोमेटो, या पढ़ लेना, स्टूडेंट इजी सा काम है। हम थोड़े से क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच सॉल्यूशन ऑफ ए इज 6 एंड पीएच सॉल्यूशन ऑफ बी इज 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट जो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर 7 से स्मॉलर होता है, तो 6 वाला जो है यानी सॉल्यूशन ए के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे।
विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो सॉल्यूशन है जिसका pH 6 है, 7 से छोटा है, वो एसिडिक होगा, जिसका 7 से बड़ा है B, वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? H plus ion से क्या इफेक्ट होता है, तो साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट, ऑन इंक्रीजिंग H plus ion, जितने ज्यादा H plus ion होंगे इट्स नेचर बिकम मोर एसिडिक, मोर द H plus ion मोर इज द एसिडिक नेचर। आप लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ ये, मोर इज द H plus ion, ठीक है, मोर इज द नेचर ऑफ एसिडिक या मोर इज एसिडिक नेचर। जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ही अच्छा एसिडिक नेचर होगा स्टूडेंट, सिंपल सा है आंसर। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। ठीक है, तो स्टूडेंट H प्लस आयन तो इनमें प्रेजेंट होते हैं बट बहुत कम होते हैं, है ना, इसीलिए वो बेसिक होते हैं। तो क्या लिखोगे, यस बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयन बट इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, एज कंपेयर टू OH माइनस आयन, यानी OH माइनस आयन के कंपेयर में H प्लस कितने होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए है ना वो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम, मतलब वो ऐसा कब करता है कि जब वो अपनी फील्ड में क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालता है, या फिर चौक कैल्शियम कार्बोनेट डालता है। ये तीनों चीज़ें बेस हैं, तो वो बेस कब डालेगा स्टूडेंट अपने सॉइल में, वो सॉइल में बेस तब डालेगा जब वहां पर बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाए सॉइल का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अंडर व्हाट कंडीशन, व्हेन द सॉइल बिकम सो एसिडिक, जब सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, ये सब बेसिस मिलाते हैं। सो स्टूडेंट ये था हमारा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट था हमारा, इसमें अब हम लास्ट पार्ट बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मोर अबाउट द सॉल्ट, जिसके बाद हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में देखिए, इस सारे क्वेश्चन लिए और ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा।